क्या कारण है कि गर्मियों में वही खाना जो सर्दियों में शरीर को बहुत ताकत देता था, वो अब अचानक शरीर को सुस्त, भारी और एकदम अंदर से बीमार बना देता है? बहुत ही सटीक सवाल है ये। और क्या फ्रिज का वो बर्फ जैसा ठंडा पानी सच में शरीर को ठंडा करता है, या फिर वो अंदर की पाचन अग्नि को पूरी तरह से बुझा रहा है? मतलब आयुर्वेद भी तो कहता है ना कि गर्मियों की शाम को खाया गया समोसा या पकौड़ा धीरे धीरे शरीर को अंदर से सड़ाना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सवाल सतह पर ना बहुत ही सामान्य लगते हैं, पर इनके जवाब हमारे शरीर के भीतर चल रहे एक बहुत ही जटिल विज्ञान की तरफ इशारा करते हैं। सही बात है। तो उद्देश्य यहाँ सिर्फ कुछ सूचनाओं का बोझ डालना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम उस आहा वाले पल तक पहुंचें जहां ये समझ आए कि मौसम बदलने पर हमारी कोशिकाओं के स्तर पर, हमारे हार्मोन्स में असल में क्या चल रहा होता है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत उस सबसे आम अनुभव से करते हैं जो गर्मियां आते ही लगभग हर इंसान महसूस करता है। भूख कम लगने वाली बात है ना? बिल्कुल। सर्दियां खत्म होते ही अचानक भूख कम हो जाती है और खाना खाने के बाद ना एक भयानक सुस्ती पूरे शरीर को घेर लेती है। आयुर्वेद इसे जठराग्नि, जो हमारी पाचन अग्नि है, उसके स्वाभाविक रूप से कमजोर होने का संकेत मानता है। अच्छा, तो ये प्राकृतिक है? हाँ, और जब ये अग्नि मंद होती है और उस पर भारी भोजन डाल दिया जाता है तो शरीर में आम बनने लगता है। आम मतलब वो खाने वाला आम नहीं, राइट? नहीं, आयुर्वेद में आम का अर्थ है अधपचे विषैले पदार्थ, जो खाना ठीक से पचा नहीं है। आयुर्वेद का ये सिद्धांत तो सदियों पुराना है, लेकिन मैं सोच रही थी कि इसे आधुनिक जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की भाषा में कैसे समझा जाए। मतलब मॉडर्न साइंस इस बात को कैसे मानता है कि बाहरी तापमान बढ़ने से पेट के अंदर की अग्नि कम हो जाती है? देखिए, आधुनिक विज्ञान इसे थर्मोरेगुलेशन और एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए समझाता है। क्या होता है ना, जैसे ही बाहरी तापमान बढ़ता है, हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो शरीर को एक संकेत भेजता है। ओके, कैसा संकेत? संकेत ये कि गर्मी के मौसम में शरीर का मुख्य काम भोजन पचाना नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि खुद को ओवरईट होने से यानी ज्यादा गर्म होने से बचाना है। तो अपनी ऊर्जा बचाने के लिए थायराइड ग्रंथि अपने हार्मोन्स का स्राव थोड़ा कम कर देती है। ओहो, तो इसका मतलब शरीर का मेटाबॉलिज्म गिर जाता है? बिल्कुल, शरीर का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो अपने आप कम हो जाता है। आप इसे ऐसे समझे कि शरीर एक प्रकार के ऊर्जा संरक्षण मोड में चला जाता है, एनर्जी सेविंग मोड। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। क्या? देखिए, अगर शरीर बाहरी तापमान के हिसाब से अपना मेटाबॉलिज्म कम कर रहा है, तो आज के समय में तो ज्यादातर लोग दिन भर एसी वाले कमरों में बैठे रहते हैं। कमरा 18 या 20 डिग्री पर एकदम ठंडा होता है। उस हिसाब से तो शरीर को ये लगना चाहिए कि सर्दियां आ गई हैं और हमारी पाचन अग्नि बढ़ जानी चाहिए। हाँ, फिर ये मेटाबॉलिज्म गर्मियों में और भी ज्यादा सुस्त क्यों पड़ जाता है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। इसे थर्मोस्टैट कन्फ्यूजन कहा जाता है। थर्मोस्टैट कन्फ्यूजन? हाँ, जब कोई इंसान एसी में बैठता है तो त्वचा के जो रिसेप्टर्स हैं वो मस्तिष्क को ठंडक का संकेत देते हैं, लेकिन हमारा शरीर सिर्फ त्वचा से तो नहीं चलता ना। सही बात है। हमारे अंदर एक सर्कैडियन रिदम भी है, एक बायोलॉजिकल घड़ी है जो सूर्य की रोशनी और प्राकृतिक मौसम से गहराई से जुड़ी है। तो मस्तिष्क को पता है कि बाहर गर्मी है, लेकिन त्वचा कह रही है कि ठंड है। बाप रे, तो दिमाग तो कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल, और इसके अलावा एसी में बैठे रहने से शारीरिक गतिविधि लगभग शून्य हो जाती है। इसी भ्रम और निष्क्रियता के कारण नर्वस सिस्टम पाचन तंत्र की तरफ रक्त का प्रवाह और भी धीमा कर देता है। मतलब शरीर जानबूझकर पेट की तरफ ब्लड फ्लो कम कर देता है। तो अगर शरीर खुद कह रहा है कि उसके पास भोजन पचाने के लिए रक्त और ऊर्जा नहीं है, तो क्या भूख कम लगना शरीर का अपना ही एक सुरक्षा तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म? एकदम। भूख कम लगना कोई बीमारी नहीं है गर्मियों में। ये शरीर की एक चेतावनी है कि वो अभी भारी चीजों को प्रोसेस करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये एक सुरक्षा तंत्र है, तो सोचिए कि हम लोग गर्मियों की शाम को क्या करते हैं। हल्की हल्की हवा चल रही होती है और कोई भी सोचेगा कि चलो कुछ समोसा या पकौड़ा खा लिया जाए। हाँ, चाय के साथ। बिल्कुल। तो जब शरीर ने पहले ही मेटाबॉलिज्म गिरा रखा है, तो उस अवस्था में वो मैदा और डीप फ्राई किया हुआ तेल शरीर के अंदर जाकर असल में करता क्या है? वो भोजन पेट में जाकर बस पड़ा रहता है। देखिए, कमजोर पाचन अग्नि का आधुनिक मतलब यही है कि पेट में पेप्सिन जैसे पाचक एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस बहुत ही कम मात्रा में बन रहे हैं।
अच्छा। हाँ, तो जब समोसा जैसा भारी और चिकनाई वाला खाना पेट में पहुंचता है तो उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त एसिड होता ही नहीं है। तो अगर वो टूट नहीं रहा है, पच नहीं रहा है, तो वहां रखा रखा कर क्या कर रहा है? सीधी सी बात है, वो सड़ रहा है। उफ। हाँ, जीव विज्ञान में इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। जब खाना पचता नहीं है तो हमारी आंतों में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो उस अधपचे खाने को अवायवीय रूप से यानी बिना ऑक्सीजन के तोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो इसी से गैस बनती है। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें बनती हैं। यही वो भयानक गैस, एसिडिटी और पेट का फूलना है जो गर्मियों में लोगों को बहुत परेशान करता है। और ये जो अधपचा विषैला मल है ना, ये आंतों की दीवारों से रिसकर रक्त में मिलने लगता है। अच्छा, जिसे आयुर्वेद में आम का फैलना कहते हैं। एकदम सही। और मॉडर्न साइंस इसे लीकी गट सिंड्रोम या सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का नाम देता है। अब देखिए, यहाँ से ना एक और खतरनाक चक्र शुरू होता है। जब उस समोसे या पकौड़े के कारण पेट में भयानक एसिडिटी होती है, सीने में जलन महसूस होती है, तो इंसान राहत पाने के लिए तुरंत फ्रिज खोलता है। हाँ, और बर्फ का पानी निकाल लेता है। बिल्कुल, बर्फ जैसा ठंडा पानी या कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। और मैं बता दूं, यही गर्मियों में की जाने वाली सबसे घातक गलतियों में से एक है। मतलब कल्पना कीजिए कि रसोई में कोई गैस स्टोव जल रहा हो और उस पर खाना पक रहा हो। अचानक कोई उस पर पूरी बाल्टी बर्फीला पानी डाल दे। हाँ, तो क्या होगा? आग शांति से तो बुझेगी नहीं, बहुत सारा धुआं उठेगा, पूरी रसोई में एकदम अव्यवस्था फैल जाएगी और एक अजीब सा झटका लगेगा। तो क्या फ्रिज का बर्फीला पानी भी पेट के अंदर बिल्कुल ऐसा ही एक भौतिक झटका पैदा करता है? दर्शाती है। जब वो बर्फ का पानी गले से नीचे उतरता है तो शरीर के अंदर वैज़ोकंस्ट्रिक्शन होता है। वैज़ोकंस्ट्रिक्शन मतलब नसें सिकुड़ जाती हैं। हाँ, पेट और आंतों के आसपास की जो रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स, वो अचानक सिकुड़ जाती हैं। देखिए, शरीर के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने अंगों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना। हाँ, तो वो ठंडे पानी को गर्म करने लगता है। बिल्कुल, वो पाचन की प्रक्रिया को तुरंत रोक देता है और अपनी सारी ऊर्जा उस बर्फीले पानी को गर्म करने में लगा देता है। वैगस नर्व को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और पाचन तंत्र कुछ समय के लिए पूरी तरह लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड हो जाता है। बाप रे! अगर बर्फ का पानी नसों को सिकोड़ रहा है और पाचन तंत्र को पैरालाइज कर रहा है, तो फिर इंसान करे क्या? मतलब गर्मियों में बाहर से आने पर सीने में गर्मी तो महसूस होती है ना, जी। भयानक प्यास भी लगती है। ऐसे में शरीर की उस प्यास और जलन को शांत कैसे किया जाए बिना उसे नुकसान पहुंचाए? यहाँ पर आयुर्वेद का एक बहुत ही शानदार नियम आता है। आयुर्वेद में शीत ताफीर का एक बहुत ही वैज्ञानिक अर्थ है। कैसा अर्थ? मतलब भौतिक रूप से जो चीज ठंडी है, जैसे फ्रिज का पानी, हम्म। जरूरी नहीं कि वो शरीर के अंदर जाकर भी शीतलता दे। अच्छा, तो असली शीताहार क्या है? असली शीत आहार वो हैं जो बायोकेमिकल स्तर पर शरीर के अंदर जाकर पित्त और इन्फ्लेमेशन को शांत करें। क्या हम इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं जो मतलब भौतिक रूप से बर्फीले तो नहीं है लेकिन सेल्यूलर स्तर पर शीतलता देते हैं? बिल्कुल, जैसे अंगूर, आंवला, नारियल पानी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, पुदीने की छाछ और कच्चे आम का पना। अरे वाह, ये सब तो गर्मियों में खूब मिलता है। हाँ, और इन चीजों की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? इनमें स्ट्रक्चर्ड वाटर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके। तो जब ये शरीर के अंदर जाते हैं तो ये रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ते नहीं है, ये कोशिकाओं के भीतर सीधे प्रवेश करते हैं और एकदम अंदर से हाइड्रेशन देते हैं। तो अगर मैं उसी गैस स्टोव वाली तुलना को लूं तो ये प्राकृतिक पेय आग पर बाल्टी भर पानी फेंकने के बजाय धीरे धीरे गैस की नॉब को कम करके तापमान को संतुलित करते हैं, है ना? बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये समझ में आता है कि पानी के बजाय तरबूज या नारियल पानी कोशिकाओं को कैसे हाइड्रेट करता है। लेकिन गर्मी में एक और चुनौती है, पसीना। हाँ, पसीना तो आता ही है। और पसीने के साथ शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं। इंसान एकदम थका हुआ महसूस करता है और उसे तुरंत किसी मीठी चीज की तलब होती है। और मतलब इस तलब को शांत करने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, पैकेज जूस या फिर एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं। और ये एक ऐसी भूल है जो डीकोड डिजीज किताब के मुख्य संदेश के बिल्कुल ही विपरीत है। कैसे? लोग सोचते हैं कि एनर्जी ड्रिंक से उन्हें तुरंत ताकत मिलेगी, लेकिन जब 30-40 ग्राम रिफाइंड चीनी एक साथ शरीर में जाती है तो पैंक्रियाज को अचानक बहुत सारा इंसुलिन छोड़ना पड़ता है। ओहो। जिससे जो ब्लड शुगर है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। आई थिंक जितनी तेजी से वो शुगर ऊपर जाती है, कुछ ही देर बाद उतनी ही तेजी से नीचे भी तो आती है, जिसे विज्ञान में शायद
शुगर क्रैश कहा जाता है? बिल्कुल सही। और उस शुगर क्रैश के बाद इंसान का नर्वस सिस्टम पहले से भी कहीं ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर को जिस मीठे की जरूरत है ना गर्मियों में, वो सफेद चीनी या कोई सिंथेटिक फ्रुक्टोज बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली मीठा क्या है? आयुर्वेद में असली मधुर रस वो है जो ताजे फलों, दूध, किशमिश, खजूर और मिश्री से मिलता है। ये मधुर रस अचानक से कोई स्पाइक नहीं देता, बल्कि शरीर में धीरे धीरे टूटकर ओज का निर्माण करता है। ओज। आयुर्वेद में ओज शब्द का इस्तेमाल तो अक्सर मतलब एक रहस्यमयी ऊर्जा के रूप में किया जाता है। अगर हम इस प्राचीन शब्द को मॉडर्न बायोलॉजी के लेंस से डिकोड करें तो ओज असल में शरीर के भीतर है क्या? देखिए, जैविक स्तर पर ओज का मतलब है कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एटीपी का निरंतर और स्थिर उत्पादन। अच्छा, मतलब सेल्यूलर एनर्जी। हाँ, ये एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली है जहां श्वेत रक्त कोशिकाएं बहुत प्रभावी ढंग से काम करती हैं। ये पेट के भीतर एक बहुत ही स्वस्थ माइक्रोबायोम की उपस्थिति है। औज नाप कोई 20 मिनट वाली कैफीन की नकली ऊर्जा नहीं है। सही बात है। ये डीप वाइटैलिटी है, इंटरनल रेजिलियंस है। ये शरीर की वो रिजर्व शक्ति है जो बीमारियों को शरीर में घर करने से रोकती है। तो जब शरीर ठंडे पानी के झटके से जूझ रहा होता है और गलत मीठे के कारण इंसुलिन स्पाइक का सामना कर रहा होता है, उस समय औज का स्तर घटने लगता होगा। बिल्कुल घटता है। तो क्या ऐसी स्थिति में शरीर अपने अंगों को बचाने के लिए खुद के भीतर की नमी का यानी अपनी ही हाइड्रेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है? और क्या यहीं से एक नई समस्या शुरू होती है? आपने बिल्कुल सही तंत्र को पकड़ लिया है। क्या होता है ना, जब बाहरी गर्म हवाएं शरीर से पसीना सोखती हैं और अंदर से गलत आहार के कारण नमी खत्म होती है, तो आयुर्वेद इसे रुक्षता कहता है। रुक्षता मतलब सूखापन। हाँ, ड्राइनेस। शरीर के अंदर का ये सूखापन सीधा हमारे नर्वस सिस्टम और जोड़ों पर यानी जॉइंट्स पर असर डालता है। यानी शरीर के रूखे होने का मतलब सिर्फ त्वचा का फटना या होंठ सूखना नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी अंगों के सूखने की एक पूरी प्रक्रिया है। हाँ, और आयुर्वेद में इसे वात दोष का बेकाबू होना कहा जाता है। अच्छा, वात का संबंध तो हवा और गति से है ना? बिल्कुल। तो जब अंदर रुक्षता बढ़ती है तो जोड़ों के बीच का साइनोवियल फ्लूइड जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, वो कम होने लगता है। ओहो। नसों के ऊपर की सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि गर्मियों में बहुत से लोगों को अचानक जोड़ों में जकड़न, शरीर में दर्द, अत्यधिक कमजोरी या फिर बिना किसी कारण के एंग्जाइटी और नींद न आने की समस्या होने लगती है। ये तो किसी मशीन के काम करने के तरीके जैसा हो गया। कैसे? मतलब जब किसी मशीन के पुर्जे लगातार घर्षण और गर्मी के कारण सूखने लगते हैं तो उनमें से अजीब सी खड़-खड़ की आवाज आने लगती है। मशीन गर्म होकर अटकने लगती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेशन मतलब तेल की कुछ बूंदें डाल दी जाएं तो घर्षण खत्म हो जाता है और सब कुछ फिर से एकदम सुचारू रूप से चलने लगता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। हमारे शरीर के पुर्जों और नसों को भी बिल्कुल ऐसे ही प्राकृतिक लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। आयुर्वेद में इस गुण को स्निग्धता कहा गया है, यानी हल्की चिकनाई। लेकिन एक दिक्कत है, जैसे ही हम चिकनाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि गर्मियों में खूब तेल, मक्खन या डीप फ्राई किया हुआ खाना खाना चाहिए। हाँ, लोग ऐसा ही सोचते हैं। जबकि अभी हमने चर्चा की कि समोसे का तेल तो शरीर को सड़ाता है। तो फिर ये कौन सी चिकनाई है जो शरीर को उस मशीन की तरह लुब्रिकेट करती है? इसके लिए हमें फैटी एसिड्स के विज्ञान को समझना होगा। समोसे या भटूरे का जो जला हुआ तेल है ना, वो ट्रांस फैट बन चुका होता है। अच्छा। जो धमनियों में जाकर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। सही स्निग्धता का मतलब है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जो हमें थोड़े से शुद्ध देसी घी से मिलते हैं। देसी घी। और क्या क्या है इसमें? इसके अलावा रात में पानी में भीगे हुए बादाम और ताज़ा नारियल। भीगे हुए बादाम में विटामिन ई और बहुत ही स्वस्थ लिपिड्स होते हैं जो कोशिकाओं की झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की मरम्मत करते हैं। अरे वाह! ये प्राकृतिक चिकनाई पेट पर भारी पड़े बिना सीधे तंत्र को शांत करती है और वात दोष को वापस नियंत्रण में लाती है। मतलब डिकोड डिजीज किताब और वाघभट के नियमों का ये पूरा विश्लेषण सच में हमारी आंखें खोलने वाला है। ये बताता है कि कैसे हमारी एक एक छोटी आदत हमारे डीएनए और कोशिकाओं को प्रभावित कर रही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के निचोड़ को समेटना चाहें तो वाघभट के अनुसार गर्मियों के आदर्श आहार का जो मुख्य सूत्र है वो क्या होना चाहिए? वाघभट के उस प्राचीन ज्ञान को अगर आज के विज्ञान की चेकलिस्ट में बदला जाए तो गर्मियों का आहार 4 मुख्य स्तंभों पर टिका होना चाहिए। पहला है लघु यानी हल्का।
हल्का मतलब जो आसानी से पच जाए? हाँ, ऐसा भोजन जो कम गैस्ट्रिक जूस में भी आसानी से टूट जाए और आंतों में पड़े पड़े सड़े नहीं। लघु यानी जो शरीर की घटती मेटाबॉलिक रेट का सम्मान करे। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा है शीत। भौतिक रूप से बर्फीला नहीं, बल्कि वो आहार जो सेल्यूलर स्तर पर पित्त को शांत करे, जैसे पुदीना या तरबूज। समझ गई। और तीसरा? तीसरा है मधुर। रिफाइंड चीनी बिल्कुल नहीं, बल्कि फलों और प्राकृतिक मिठास से बना आहार जो शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में स्थिर ओज बनाए। और चौथा है स्निग्ध, यानी देसी घी और भीगे बादाम जैसी प्राकृतिक चिकनाई जो साइनोवियल फ्लूइड को सूखने ना दे और वात को पूरी तरह शांत रखे। लघु, शीत, मधुर और स्निग्ध, ये न केवल एक डाइट प्लान है, बल्कि अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक बात तो एकदम साफ है कि आयुर्वेद का जो बुनियादी सिद्धांत है वो है प्रकृति के साथ चलना। बिल्कुल, रुक कर थोड़ा सोचिएगा। अपने शरीर के इस अद्भुत सिस्टम को समझिए और जितना हो सके प्रकृति की लय के साथ चलिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।